नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। फुल फॉर्म है जीएसटी का, फुल फॉर्म है। प्रश्न जेटेट में देखिए आया हुआ है। आपका किस में था बताइए, आपका किस में था? तो JCERT किताब में तुम देखिएगा बीच में बहुत अच्छा तरह से छपा हुआ है, ठीक है। अबर भी आपको इसी तरह से लगभग यहाँ पर 80% JCERT का जो किताब का हुबहू है वही रहेगा, और 20% में इधर उधर भले हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग JCERT को भूलिएगा नहीं, जो भूलेंगे उनका रिजल्ट जरूर ख़राब हो सकता है। इसलिए या तो आप किताब से पढ़िए या तो नोट्स ले लीजिए यहाँ से और पढ़ लीजिए, ठीक है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, या कोई नहीं, ठीक है। तो GST का फुल फॉर्म है G से गुड्स एंड सर्विस, S से सर्विस और T से टैक्स। क्लियर, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। GST लागू किया गया, ठीक है। GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019, ठीक है। तो GST लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया? आपका जो सरकारी विद्यालय है उसमें मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील लागू है। यह किस उद्देश्य से लागू किया गया है? बच्चों का नामांकन बढ़ाने, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों का पोषण सुधार करने, यह सभी, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का नामांकन बढ़ाना भी है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना भी है, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करना है, यानी डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया, ठीक है। 2000, 2001, 2002 या 2003, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में 2001 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? ये भी आपका जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, सब आपका JCERT किताब में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, 18, 16 किस में थे, ठीक है। तो समानता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 15 में है। इसमें आदमी जन्म, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है। और ये आपको देखिए यहाँ पे आपका भी जेटेट न्यू सिलेबस में एक टॉपिक बनाया है ना, एक टॉपिक बनाया है जिसका नाम है देखिएगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, जब इस टॉपिक को हम लेकर के आएंगे तो ये सारा चीज़ आपको उसमें समाहित रहेगा, ठीक है। तो सभी टॉपिक को देखिए हम आपको यहाँ पे किताब से कर करके बना रहे हैं। आप सभी से जुड़े रहिएगा, और यहाँ पर जिनको नया मिलता है वो जल्द से जल्द जुड़िए, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल सके। सर्वप्रथम EVM का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ, ठीक है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, ठीक। सर्वप्रथम EVM का प्रयोग जो है आपका केरल में हुआ था, ठीक है। और केरल के किस विधानसभा क्षेत्र के लिए किया गया था? देखिए हमने यहाँ पर नोट बना दिया है कि सर्वप्रथम EVM का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था, ठीक है। सीमित वहाँ पर देखा गया था, उसके बाद पूरे भारत में लागू किया गया था, ठीक है। पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव में इस्तेमाल EVM का हो रहा है, ठीक है। EVM पूरे भारत में कब से होने लगा? 1999, 2001, 2004, 2019, ठीक है। तो 2004 ईस्वी से EVM का प्रयोग जो है पूरे यहाँ पे भारत देश में किया जा रहा है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म
तो V से वोटर, ठीक है, V से वेरीफिएबल और P से पेपर, ऑडिट, ट्रेल होता है। याद रखिएगा, वोटर, वेरीफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विधान परिषद वाले राज्य कौन है। देखिए प्रश्न आपका जेटेट में भी पूछा गया था, ठीक है, जेटेट में भी ये आया था। बहुत प्रश्न आपका जो था ना, देखिएगा तो आपको यहाँ जो पॉलिटिकल से लगभग जो जेटेट अभी 2012-16 हुआ एकदम हूबहू किताब से आपका आया था, ठीक है। तो आपका 2000 अभी जो 26 में होगा वो भी एकदम कंफर्म रहिए कि आपका किताब से रहेगा, बाहर का रहेगा नहीं। लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% यहीं से रहेगा। इसलिए आप सभी कोई अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, विधान परिषद जहाँ पर जैसे विधानसभा राज्यसभा दोनों हैं, ठीक है, वो द्विसदनीय विधानसभा हम लोग को कहेंगे। तो वो वाला राज्य के लिए आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है। इससे पहले भी इसको किया गया है, क्या कहा गया है, तू भी कमा, तू भी कमा, ठीक है। 30 है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, ये 6 राज्यों में है अब, ठीक है। पहले एक जम्मू कश्मीर में था, वो हटा दिया गया है। क्लियर। तो देखिए तेलंगाना है ही, उत्तर प्रदेश है ही, बिहार है ही, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा, ठीक। देखिए ये बहुत पहले बना हुआ है, इसको ट्रिक देख लीजिएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते, तू भी मजा कर, लेकिन इसमें से आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, इसलिए अब इसका ट्रिक को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए। क्या कर दिए, तू भी कमा, तू भी कमा, ठीक है। तो इसको भी याद कर सकते हैं ना, तो इसे भी आप याद करके जा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ आपको किया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कौन कौन है। तो द्विसदनीय व्यवस्था वाला में तभी याद किए थे हम लोग, तू भी कमा, ठीक है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और कर्नाटक। तो कर्नाटक यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, तो राइट आंसर से कर्नाटक ही चला जाएगा। इज रमन अ बॉय, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इज रमन अ बॉय, यहाँ पर देखिए हंसुआ छाप लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, पर्सनल, रिलेटिव या नन ऑफ दीज या कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको हमने बोला था कि यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब या व्हाट या वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारा चीज़ अगर कोई भी लगा हुआ रहता है तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है। और इसके साथ देखिए चिन्ह भी आपका लगा हुआ है प्रश्नवाचक, तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन किस में जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा वैसा वाक्य होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएगा। क्लियर हो गए होंगे आप सभी कोई। अब आप एक की क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न है आपको कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। ये कौन सा प्रोनाउन है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। क्लियर। तो इसको आपको जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आई एम यंग, सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। आई एम यंग एक सेंटेंस है, इसमें सेलेक्ट करना है कि प्रोनाउन वर्ड कौन है, आई है, एम है, यंग है या ऑल दीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो आई जो हो गया यहाँ पे संज्ञा के बदले में होता है पर्सन, तो ये आई जो है प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन वाला चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन में जाएगी, ठीक है। एम जो है ये क्या है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, ठीक है। अब यंग जो है ये क्या है, नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे चीज़ों को जब हम चुनते हैं तो आपको यहाँ पे नाउन प्रोनाउन सब क्लियर होने लगता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, आई होगा। क्लियर। चलिए, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यह एक ईमानदार लड़की, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। इसमें क्या करना है, सेलेक्ट प्रोनाउन करना है, ठीक है। कौन है, इज है, एन है, सी है, ऑनेस्ट है, कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी जो है आपका क्या है, सी बताइए। तो सी आपका जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। एन क्या है, एन जो है आपका आर्टिकल है, आगे हम लोग आर्टिकल को भी देखेंगे, ठीक है। और ऑनेस्ट क्या है, तो ऑनेस्ट ईमानदारी, ये जो है संज्ञा है आपका, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और गर्ल जो है यहाँ पे नाउन के सेंस में आपका चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही इसमें सेलेक्ट करना था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, सेलेक्ट द प्रोनाउन, ठीक है। आपका और मेरा जो है क्या है,
अपना ड्यूटी है सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन कौन कौन वर्ड है, यू है, आई है, आवर है, ऑल है, ठीक है। तो यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और आवर भी, ये रिप्लेसिंग आवर भी प्रोनाउन है, यानी ये तीनों चीज़ें प्रोनाउन है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल में इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल, सी इज अ प्लेइंग लूडो, सेलेक्ट प्रोनाउन, सेलेक्ट प्रोनाउन, राधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है, ये एक वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य हुआ सी इज अ प्लेइंग लूडो, राधा एक अच्छी लड़की है और वह लूडो क्या कर रही है, खेल रही है, ठीक है। अब देखो लूडो खेल रही है तो यहाँ पे राधा इज अ गुड गर्ल, और यहाँ लिख सकता था राधा इज प्लेइंग लूडो, लेकिन राधा के बदले में, राधा के इंस्टीड ऑफ राधा यहाँ पर सी लिखा गया है, ठीक है। इसलिए सी क्या चीज़ बताइए, सी आपको राधा के बदले में आया है, राधा संज्ञा है तो संज्ञा के बदले में जो आएगा सर्वनाम होगा, यानी प्रोनाउन है, तो इसमें सी प्रोनाउन है, तो सी कहाँ पर है, डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है, गुण है। राधा क्या है, नाउन है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है। तो सारी चीज़ों को आप चुनने सीख जाइएगा। यहीं से एक प्रश्न रहेंगे कि इसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है। इसका हम लोग बारी बारी से क्लास कर लेंगे और उतनी ही चीज़ों को करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डेली अभी इंग्लिश की क्लासेज आपकी शुरू हो गई है, आप इंग्लिश की क्लासेज यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं और सारा चीज़ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 1 से 5 के लिए सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं और 6 से 8 के लिए भी सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़कर, ठीक है। तो सभी को अवश्य जुड़ जाएंगे अभी कभी, जिससे कि आपको यहाँ से सारे नोट्स PDF मिल जाए और बहुत कम प्रश्न पढ़ के आप बहुत ज़्यादा यहाँ से अंक उठा सके। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ने का तैयारी कीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यू गो टू द मार्केट, देखिए यहाँ पे यू गो टू द मार्केट, इसमें यू क्या है बताइए, प्रोनाउन है, ठीक है। गो क्या है बताइए, वर्ब है, और मार्केट क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में है और ये नाउन है, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यू है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। देखिए यू गो टू द मार्केट, ये यू जो है यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन चला जाता है। तो पर्सन वाली चीज़ें जितनी आएगी उसको आप पर्सनल प्रोनाउन में डालिएगा। किस में डालिएगा, पर्सनल प्रोनाउन में। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जाता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन में जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का आंसर है सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण, जन्मक्रम या सभी, ठीक है। ये विकास शब्द जो है बहुत ही व्यापक शब्द है। विकास जो होता है जिंदगी भर निरंतर हर समय चलते रहता है, इसलिए इसमें जो है वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है, वातावरण का भी होता है और जन्मक्रम का भी होता है। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी बच्चों के विकास में वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वहाँ का वातावरण जहाँ वह रह रहा था वो भी प्रभावित करता है और जन्मक्रम भी इसका प्रभावित करता है। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है, बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, 1 से 5 या 1 से 6 कहीं कहीं मिलेगा आपको, 0 से 6 मिलेगा, 6 तक का होता है टारगेट, इसके बीच का ये शैशवावस्था कहलाता है। अब ठीक है, तो शैशवावस्था में बच्चा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि यह क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है, ठीक है, दूसरे पर निर्भर की अवस्था है, इसलिए इसमें बच्चा कुछ कर गुजरने का संभावना नहीं रखता है, वो अपने ऊपर नहीं है। बाल्यावस्था में बच्चा कुछ नहीं सोच पाता है, वह जो है गिरोह की अवस्था है, टोली की अवस्था है, गंदी अवस्था है, जो कि आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। तो इसमें बच्चा अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकता है, यह आनंदमग्न रहता है, खेल कूद में रहता है, ठीक है। अगला है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था देखिए बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चों को कुछ कर गुजरने की होती है, ठीक है। इसी में कोई डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, इसी में कोई इंजीनियर बन सकता है, इसी में कोई रेलवे जा सकता है, इसी में कोई सरकारी नौकरी ले सकता है। तो ये कर गुजरने की अवस्था होता है। तो ये किशोरावस्था ही ऐसा है जिसमें बच्चा कुछ कर गुजरने का सोच रहा होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम। देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, इसलिए आप याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखिए आपको ऑथेंटिक प्रश्न ही केवल पढ़ना है, ठीक है। कम प्रश्न पढ़ करके अगर अधिक अंक उठाना है तो आपको ये जो हैंड रिटेन नोट्स है, इससे बेस्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं जा रहा है, क्योंकि यह विभिन्न राज्यों से जोड़ करके बनाया गया है और उतने ही टॉपिक को बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम में रहेंगे। और कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके मार्फत आपको
बन जाएगा। ठीक है, यानी बाकी तो लॉजिकल आप जैसे शिक्षक होंगे वैसा बनाएंगे, इसलिए उसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको माइंड पर निर्भर करेगा। ये सब बनाते रहिए, प्रैक्टिस बनाते रहिए, और जितना जो आपको दिया गया है सिलेबस उसको कवर कर लीजिए, बाकी सब आपका यहाँ से 100% स्कोर होगा। ठीक है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है आपको बताना है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं संस्कृति का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव का जो विकास होता है वो दो चीज़ों का परिणाम है, एक होता है वंशक्रम जिस वंश से आप है, और एक वातावरण जहां आप रह रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों का परिणाम जो होता है मानव विकास में काम करता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालय का अगर बालक है तो वह किसको बेहतर मानता है बच्चा। ठीक है, वीडियो अनुरूपण के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। ठीक है, ये किसको अनुरूपण को आप विशेष मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो होता है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम पूछे गए हैं, इसका हम अभी विभिन्न राज्यों में जो पूछे गए हैं उसका भी एक तरह लिस्ट बना के आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, सब कुछ इसमें से हो जाएगा आपको। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, किस किस राज्य में है उसका भी हम मेंशन कर देंगे। अगले पीडीएफ जो बन रहा है उसमें और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, जो कि आप टेस्ट सीरीज के लिए चलेंगे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो होता है एवरी चिल्ड्रन, ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, सब में कुछ न कुछ गुण और सब में कुछ न कुछ अवगुण होता है। इसलिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर आएगा तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि प्रत्येक बच्चा, कोई भी बच्चा जो है वो अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो बच्चों का मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं विद्यालय में, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं, जिसको CCE कहते हैं। ठीक है, CCE कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो CCE आपका यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसमें बनाया भी गया है CCE को, CCE का PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आपको तैयार कर दिया गया है, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है। अगर आप कक्षा ले रहे हैं और विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखना चाहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि आप सब कुछ कर दिए हैं लेकिन एक विधि यदि आप अपनाते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा, बच्चे उसमें रुचि बनाए रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि कहीं शिक्षक ऐसा प्रश्न पूछ दें कि जो हम ना बता पाए तो हमारी क्या होगी, इंसल्टी होगी। इसलिए बच्चा उस समय ध्यानपूर्वक पढ़ रहा होगा और रुचि से पढ़ रहा होगा, इसलिए बीच बीच में आपको प्रश्न पूछना जो है बच्चों से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है, इसमें कौन सा कथन सर्वोत्तम। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप प्रैक्टिस पर ही पकड़ पाइएगा। ठीक है, बाकी तो आपके लॉजिक है, आपके दिमाग पर है कि आप कितना इसको अच्छा से समझ पा रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत होगा, विद्यार्थी कभी न कभी त्रुटि करता ही है। अब देखिए अगला है, त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ये बिल्कुल सही बात है। तो जब बच्चा सीखेगा तो ही तो त्रुटि करेगा ना, जब बच्चा सीखेगा ही नहीं तो त्रुटि या गलतियाँ कहाँ से करेगा। इसलिए अगर बच्चा अधिगम मतलब क्या होता है, कुछ नया कार्य करना, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया जब भी होगी तो उसमें त्रुटि होगा, और त्रुटि होगा तो सुधार होगा, और यह जब सुधार होगा तो बच्चा में अस्थायी सुधार हो जाएगा जो कभी वो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है कि त्रुटि जो है वो अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है, ये क्लियर है। ठीक है, विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटि होती है, ये देखिए अगर कोई सोचेगा तो ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, विद्यार्थी करते करते त्रुटि करता ही है। ठीक है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है, ये भी सही है, कर सकता है, लेकिन यहाँ जो सर्वोत्तम कथन है वो है कि त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, सीखने में कौन सा कारक प्रभावित करता है। ठीक है, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिससे बच्चा में अगर वो लक्षण है तो वो सीख सकता है, कौन कौन कारक है। ठीक है, पहला है
शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक विकास बिल्कुल सही है। जो बच्चा सीखना चाहता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा रहना चाहिए, तभी वह सीखने को अच्छा कर सकता है। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है और जो उसकी उपलब्धि है उसका स्तर भी उच्च रहना चाहिए सोचने का। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, यदि किसी बच्चा में किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुकता है और इच्छा शक्ति है तो वह और जल्द सीख सकता है, वह सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करता है, उत्सुकता इच्छा शक्ति। तो इसमें एक आंसर है डी, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है। 90 से शुरू हुआ है, 110 के मध्य है, वो 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। यह बच्चा किस प्रकार का होगा। तो यह बच्चा जो है 90 वाला बच्चा जो है एक न्यूट्रल बच्चा होता है, सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं सामान्य बुद्धि के। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सामान्य बुद्धि का हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों को लागू किया गया है, ठीक है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब, 6 से 14, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 120, 125, 80 या 100, क्या होगा बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आ रहा है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट में इसको इन्वॉल्व करते हैं हम। बनाइएगा, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है। मानसिक आयु दिया हुआ है 5 वर्ष, मतलब वह 5 वर्ष का है, ठीक है। और वास्तविक आयु 4 वर्ष, और बच्चा उस समय कितना है, 4 वर्ष का है। वास्तविक आयु जो है आपका 4 वर्ष का है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि कैसे निकलता है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आप जानते होंगे, आपका सूत्र याद होगा। तो मानसिक आयु होता है बट्टे क्या होता है, वास्तविक आयु होता है, और इंटू हम लोग करते हैं 100। मानसिक आयु कितना है, बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है, तब 5। वास्तविक आयु कितना है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो 4, और इंटू करेंगे 100। 4 से 100 कटेगा ना, कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा, और 25 बच्चे की जगह तो 125 होगा। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 है, वह 120 से अधिक है, इसलिए वह कैसा है, 120 से अधिक है, तो वह तीव्र बुद्धि का बच्चा है, ठीक है। वह तीव्र बुद्धि का बच्चा है, और उससे 125 जा रहा है, 120 से ऊपर है, तो प्रखर बुद्धि का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ पर बना के देख सकते थे। बालक का विकास परिणाम है, बालक में, किसी बालक में देखते हैं वो बहुत अच्छा विकास कर रहा होता है, कोई बहुत कम कर रहा होता है, ये किसका प्रभाव होता है, ठीक है। वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का, ठीक है। तो बालक में जो विकास देखने को मिलता है, कोई बच्चा चोर बन जाता है, कोई बच्चा इंजीनियर बन जाता है, कोई बच्चा अच्छे अधिकारी बन जाता है, ये जो उनके अंदर डेवलपमेंट, कोई बहुत संस्कारी होते हैं, कोई भगवान के अभिप्रेरित होते हैं, ये जो इनके अंदर देख रहे हैं, ये प्रभाव उनके वंशानुक्रम का भी होता है, और वो जहाँ पर रह रहे होते हैं, जिसको हम वातावरण कहते हैं, दोनों के प्रभाव के कारण ही सभी बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। श्यामपट्ट लिखते समय महत्वपूर्ण क्या है, अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होगी। अच्छी लिखावट होना चाहिए, लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक है। यदि आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो अच्छी लिखावट के साथ साथ लेखन में स्पष्टता भी होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों आंसर आप सही लेकर के जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसमें माना गया है, जो बोर्ड का है, वो अच्छी लिखावट है, कि अच्छी लिखावट में आप लिखिएगा तो लेखन में स्पष्टता जरूर रहेगी, ठीक है। तो शुद्ध और साफ लिखना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। बच्चों में यदि आप नैतिकता की स्थापना करते हैं तो उनका सर्वोत्तम मार्ग क्या है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्य आधार, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ठीक है। तो शिक्षक, अगर आप विद्यालय में बच्चा जा रहा है, अगर शिक्षक का वहाँ पर बहुत अच्छा आइडल रूप है तो वह बच्चा अवश्य ही आइडल बनेगा, ठीक है। इसलिए शिक्षक का आदर्श रूप सबसे माना गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 1857 ईस्वी विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ब्रिटिश लेखक, ईसाई मिशनरी, विनायक दामोदर सावरकर, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी जो हैं, उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ नोट्स आपके लिए हमने बना दिया है कि जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते थे। ईसाई मिशनरी इसको ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे,
और विनायक दामोदर सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्या है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कौन सा नेतृत्वकर्ता छापामार युद्ध चलाते रहे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? तो छापामार युद्ध आपका तात्या टोपे जी चला रहे थे। ठीक है, छापामार युद्ध कौन चला रहे थे छिप करके जंगलों में? तात्या टोपे जी चला रहे थे। तात्या टोपे देखिए मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, जिस समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ का जो था अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ना। लेकिन जब यहाँ पर समाप्ति हुआ था 1858 ईस्वी के पारित कानून में, यहाँ पर जो था गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया? वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब वायसराय किया गया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग हो गया। इसलिए प्रथम ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, देखिए 1800 यहाँ पर लिख दिया हम नीचे आपको। 1858 ईस्वी में पारित कानून के अनुसार कंपनी के गवर्नर जनरल पद को हटाकर इनके स्थान पर वायसराय पद सृजित किया गया। अतः अंतिम गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग थे। अब वही वायसराय पद किए जाने पर फिर वह वायसराय भी बन गए, इसलिए उनको प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस नेतृत्वकर्ता का लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह के कौन सा नेतृत्वकर्ता लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कोई नहीं। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पर युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त की थी 1857 ईस्वी के विद्रोह में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए? नाना साहेब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और कोई नहीं। ठीक है, तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो थे वो नेपाल भाग गए थे। ठीक है, तात्या टोपे जो थे मध्य एशिया के जंगलों में छापामार युद्ध चला रहे थे। बहादुर शाह जफर को यहाँ पर क्या था? तो सजा दे दिया गया था, जिनका मौत हो गया। तो बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस लिया था। ठीक है, जेल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा? जो 1857 ईस्वी विद्रोह था वो असफल क्यों रहा था? विद्रोहियों के पास हथियार और गोला बारूद सीमित मात्रा में थे। विद्रोहियों के पास संचार और केंद्रीय सत्ता की कमी थे। व्यापारियों और कई स्थानीय राजाओं का सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। और यहाँ पर सभी ये 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहने का सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यानी ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत कब हुआ? जिस तरह से आपको बिहार में हुआ, आपको लखनऊ में हुआ, आपको दिल्ली में हुआ, उसी तरह से झारखंड में भी 1857 ईस्वी की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। वह कब हुआ था? तो आपका हो गया था 12 जून 1857 ईस्वी को। सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है आपको बताना है। ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, शुष्क रेगिस्तान है, नर्म रेगिस्तान है। बिहार टेट 2021, सीजी टेट 2018। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है बताना है आपको। तो सहारा रेगिस्तान जो है वह एक यहाँ पर क्या है? ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, शुष्क है। तो सहारा जो है आपका गर्म रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? एक गर्म रेगिस्तान है सहारा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है आपको बताना है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। ये यूपी टेट 2015, उत्तराखंड टेट 2011 और हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? हरियाणा टेट 2018, उत्तराखंड टेट 2012 और बी टेट में पूछा गया था। गाय, भेड़, बकरी या ऊँट। तो मरुस्थल में ऊँट रह सकता है, इसीलिए ऊँट को मरुस्थल का, मरुभूमि का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न वही है कि मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है। देखिए बिहार टेट में, यूपी टेट में, सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा। ठीक, मरुस्थल का जहाज किसको कहते हैं? ऊँट को, घोड़ा को, गधा को, भेड़ को। ठीक, तो मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ रहता है जिसमें क्या संचित रहता है, आपको बताना है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित क्या रहता है, बताइएगा। उत्तराखंड टेट 2019, एमपी टेट 2016, सीजी टेट 2014। जल रहता है, चावल रहता है, वसा रहता है या कोई नहीं। ठीक है, तो ऊँट के पीठ पर आप देखते होंगे एक कुबड़ इस तरह का होता है, इसमें क्या संचित रहता है? वसा संचित रहता है। ठीक है, ये क्या संचित रहता है? वसा संचित रहता है। राइट आंसर सी होगा। ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन, 14 से 16 दिन। ये उत्तराखंड टेट 2016 कहाँ पूछा देख लीजिए। उत्तराखंड टेट 2016, एमपी टेट 2019, यूपी टेट 2022, आकलन परीक्षा 2013। ठीक है, तो ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है? तो यह यहाँ पर देखिए जो किताब का ऑथेंटिक बनाया गया है वो 10 से 12 दिन। देखिए अगर हम आपको जेसीईआरटी से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहे हैं तो हम उसको आपको क्लेम करने के लिए भी उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर देंगे अगर जेटेट में आ जाता है तब, अगर गलत आंसर देता है तब। इसलिए जेसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऊँट के पैर होते हैं छोटा, पतला और नाटा, लंबा और पतला कोई नहीं। ठीक है, तो ऊँट के पैर लंबे और पतले होते हैं। लंबे इसलिए होते हैं कि रेगिस्तान में जो गर्म यहाँ पर जो तापमान होता है उसको वह उसका बॉडी सह सके, वहाँ तक गर्म न पहुँच सके, इसलिए ऊँट के पैर लंबे और गद्देदार होते हैं। ठीक है, ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह, क्या सही है बताइए? ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह सिर्फ उत्तर दिशा में देख सकते हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा में देख पाते हैं, सिर्फ पूर्व दिशा में देख पाते हैं, वह सभी दिशा में देख सकते हैं। क्या है? ठीक है, तो ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह कहाँ? तो सभी दिशा में देख सकते हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर डी होगा। ऊँट के संबंध में क्या सही है? ऊँट के संबंध में क्या सही है? ऊँट का अनुकूल सभी को पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ रिवाइज सेशन से मिल जा रहा है इसलिए हम छोड़ दिए हैं। पहला है ऊँट की विशेषता कि ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है, आपको पता है कि बिल्कुल सही है। ऊँट बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है, ये भी सही है। यानी ऊँट के संबंध में ए सही है, बी सही है, सी से तीनों सही है। यानी राइट आंसर का अब बताइए क्या होगा? तो डी होगा, और डी में क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, चलिए ऊँट की विशेषता नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन ऊँट की विशेषता नहीं है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, यह तो ऊँट की विशेषता है। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, ये भी है। ऊँट की आंखें भूरी और पलकें लंबी होती है, ये तो नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल संचित रहता है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें वसा संचित रहता है, ये गलत हो गया है ऑप्शन, ये सही जाएगा। यानी ये तीनों सही है और डी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? आपको बताना लद्दाख जो है किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म, ठंडा, शुष्क या कोई नहीं। बिहार टेट और सीजी टेट में पूछा है। ठीक है, तो लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। खा पा चांद किस रेगिस्तान का नाम है? खा पा चांद किस रेगिस्तान का नाम है? लद्दाख, सहारा, सभी या कोई नहीं। हरियाणा टेट और उत्तराखंड टेट। तो खा पा चा को क्या कहते हैं? लद्दाख रेगिस्तान भी कहा जाता है, खा पा चा को। ठीक है, मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है कब? मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है? मई जून में, जून जुलाई में, जुलाई सितंबर में, कोई नहीं। ठीक है, तो मनाली और लेह राजमार्ग जो है पर्यटकों के लिए जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में खोला जाता है। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं? मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं? कैक्टस, खजूर, नागफनी या सभी। ठीक है, तो मरुस्थल में आपको याद है कांटेदार पौधे रहते हैं और इसमें कैक्टस है, खजूर है, नागफनी सभी कांटेदार पौधे हैं। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यूपी टेट में पूछा था और एमपी टेट में पूछा हुआ था। ठीक है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पंजाब टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, अन्नपूर्णा देवी, कोई नहीं। ठीक है, तो पहली कौन थी? तो देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो आपका राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। इंदिरा गांधी है, ये नहीं है। अन्नपूर्णा देवी विधायक हैं, कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। तो है कौन? तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो गया है, कोई नहीं। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, जिन्होंने 18 मई 2015 को शपथ ली, और यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। तो ये भी एक याद रखिएगा, झारखंड भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। और भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन है? आदिवासी छोड़ दिया जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, कंफर्म हो गया आपको। चलिए देख लीजिएगा आगे। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनना है उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए विधानसभा वाले का कितना होता है? विधानसभा वाले को 5 वर्ष, विधान परिषद वाले को कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए कि 6 वर्ष किसका किसका कार्यकाल होता है। हमने यहाँ पे थोड़ा नोट्स बना दिया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। दो हो गया, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी। क्लियर, 6 वर्ष वाले का आपने देख लिया। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा और विधान परिषद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर बार प्रश्न निकल के आता है। ठीक है, अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? एक बार फिर प्रश्न रिपीटेड कर गया है। एचटेट 2016 में पूछ दिया गया था, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है, तो अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। विधान परिषद का निर्माण अथवा लोप करने के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? प्रश्न आया हुआ था ये रीट में, हमने इसको फिर से दोबारा रिपीटेड कर दिया है। विधान परिषद का निर्माण अथवा लोप करने के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? रीट 2014 राजस्थान शिक्षक पात्रता परिषद 2014 का है। 1/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से किससे प्रस्ताव पारित होना चाहिए? तभी आप लोग देखें तो विधान परिषद के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है वहाँ का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। डी है सभी, ये सभी राइट आंसर हैं कि विधान परिषद का सदस्य होना है तो आपको ऊपर वाले तीनों योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एमएलसी का फुल फॉर्म है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजी टेट 2018 में पूछा गया था। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लिंगा क्लब या कोई नहीं। ठीक है, तो एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा, जिसको विधान परिषद का सदस्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमएलसी का फुल फॉर्म, एम से मेंबर, एल से लेजिस्लेटिव और सी से काउंसिल। ठीक है, जिसको विधान परिषद का सदस्य कहा जाता है। क्लियर, चलिए एमएलए का फुल फॉर्म है, एमएलए का फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम जेटेट में पूछा गया था। ठीक है, और यूपी टेट 2022 में भी आया है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एजेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, और कोई नहीं। ठीक है, तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक भी कहते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यदि आप विधानसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो आपको कितना? 30 वर्ष इसका योग्यता हो जाएगा। ठीक है,
विधानसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता क्या है? विधानसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता क्या है? यूपी टेट 2017 पूछा था। वह भारत का नागरिक हो, उसका आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित नहीं हो, डी सभी। ठीक है, तो विधानसभा का सदस्य होने के लिए जरूरी है कि भारत का नागरिक हो, उसका आयु 25 वर्ष हो, ये भी जरूरी है, और वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित नहीं हो, ये भी जरूरी है। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड विधानसभा में कुल कितने विधायक हैं? पंजाब टेट 2019, और ये जेएसएससी में तहलका मचा के प्रश्न रखा है। हर बार जाइएगा तो जेएसएससी का परीक्षा मिल ही जाएगा। तो झारखंड विधानसभा में 81 विधायक के लिए सीट रखा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए सही कथन है। मुख्यमंत्री के लिए सही कथन क्या है? सीजी टेट 2020 में पूछा है कि मुख्यमंत्री के लिए सही कथन क्या है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। राइट आंसर डी सभी। ठीक है, तो इसका सभी आंसर बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता, कोई नहीं। ठीक है, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए। अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया था, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक दिया था कि चंद्र मतलब चंद्रमा, बिंदु, बिंदु अस्त हुआ मतलब चंद्रमा डूब गया। ठीक है, चंद्रमा डूबता है ना, तो चंद्रमा डूब गया, अस्त हो गया। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, अस्त में अ से अशोक। ये तीनों मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा थे। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, बिंदुसार भी हैं, अशोक भी है। डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के पिता का नाम था, अशोक के पिता का नाम क्या था बताइए? तो यही इसी तरह से याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य किसके पिता थे? बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। ठीक है, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। राइट आंसर बी हो गया। अशोक के दादा का नाम क्या था आपको बताना है। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, मेगास्थनीज या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक के जो दादा थे तो याद रखिएगा बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो अशोक का पिता के पिता कौन लगते हैं? दादा लगते हैं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? आपको बता रहे कि मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसका नाम क्या था? कुल, 20, ग्राम, जन। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत बार देखिए प्रश्न आपका ये पूछा गया है, बहुत कम जगह आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में देखने का। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जो प्रांत बचा हुआ था उसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दक्षिण भारत क्षेत्र जो था सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के समय मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? बताना है आपको कि अशोक के समय जो मौर्य का प्रशासन का प्रांत था वो कितने भागों में विभाजित थे? 3, 4, 5 या डी सभी। तो अशोक के समय मौर्य प्रशासन जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसके देखिए 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। पांचों प्रांत की राजधानी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं से भी एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, और JCERT जैक के किताब में दिया है इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान के आपको चलना है। तो पांचों प्रांत की राजधानी हमने जो पार्ट 1 है PDF उसमें दे दिया है सजा करके, आप लेके पढ़ लीजिए। तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली है। चलिए सबका हम लोग यहाँ पे देखिए, हम आपके लिए नोट बना दिए हैं कि उत्तरा पंथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणा पंथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्रासी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद कर लीजिएगा। ठीक है,
कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में कहाँ स्थित है, यानी कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए प्रश्न बार बार पूछता है कि कलिंग आखिर नाम आता ही क्यों प्रसिद्ध है। हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, गधा के लिए, बकरी के लिए। ठीक है, तो कलिंग जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, दूसरा, तीसरा, 11वां या 13वां। ठीक है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, अशोक देखिए बहुत ही क्रूर था लेकिन वह एक बैग एकदम दयालु हो गया। आखिर कौन सी घटना उसके साथ घटी, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया इनका। कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या कोई नहीं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। खून की नदियाँ को बहते देख करके उन्होंने यहाँ पे कह डाला कि आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा, और उनका जो है विचार परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, देखिए कलिंग युद्ध में अशोक का दिल परिवर्तित हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने कौन सा धर्म अपनाया, जैन, बौद्ध, ईसाई या कोई नहीं। ठीक है, तो कलिंग ने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, किसको, बौद्ध धर्म को। अशोक के धर्म की प्रमुख बातें क्या है, देखिए अशोक का जो धर्म आया है, अशोक का यहाँ जो होता है कलिंग युद्ध में क्या होता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तित होने के बाद क्या होता है, तो इसमें धम्म का व्याख्या होता है। धम्म में क्या होता है, धम्म में बताया जाता है पाप रहित होना, बिल्कुल सही है। प्राणियों का वध न करना, ये भी बातें सही है। माता पिता तथा बड़ों का आज्ञा मानना, ये भी बातें सभी है। यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, हरेंद्र, सत्येंद्र या उपेंद्र। ठीक है, तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, और अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। अशोकवर्धन, सम्राट, देवनाम प्रिय। ठीक है, तो अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा।